Assalamualaikum and welcome to Bulls and Bears. मैं हूं सैयद मोहम्मद तानिश और आज फ्राइडे के दिन द वेरी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक डेट है आज जून 22, 2018. आज हमने देखा मार्केट में एक दफा फिर से नेगेटिविटी शो की. सुबह में मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव हुई थी, 50 पॉइंट्स तक प्लस गई थी. फिर उसके बाद फाइनली मार्केट आज क्लोज हुई तकरीबन 600 पॉइंट से भी जायद के डिक्लाइन के साथ. अब से कुछ देर बाद मार्केट जो है वो अपडेट हो जाएगी तो सूरत हाल और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी. लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम यही देख रहे हैं, यानी आज के दिन और पिछले 2 दिन मार्केट में मोर देन 600 पॉइंट्स का डिक्लाइन जो है वो विटनेस किया है. वेडनेसडे को मार्केट 680 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुई थी. थर्सडे को 644 पॉइंट्स का डिक्लाइन और आज यानी फ्राइडे के दिन भी मार्केट 600 पॉइंट से जायद की कमी के साथ हमें क्लोज होती हुई नजर आई है. इसके अलावा 41,742 के लेवल के अराउंड मार्केट हमें अब से कुछ देर पहले तक क्लोजिंग से कुछ देर पहले तक मूव करती हुई नजर आई थी. जिस तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस है अब हम देख रहे हैं मार्केट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड फिलहाल कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है. काफी सारे रीजन है इसके. ऑब्वियसली इलेक्शन के हवाले से भी स्पेकुलेशन मार्केट में हुई है. फॉरेन सेलिंग जो थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई थी क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद से उस पर हम दोबारा से इजाफा होता हुआ देख रहे हैं. कल के दिन $11.5 मिलियन का आउटफ्लो विटनेस किया गया था. इसके अलावा इकोनॉमिक सूरत हाल भी चंद एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें रिजर्व हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, वो थोड़े से वीक साइंस शो कर रहे हैं. लेकिन कोई अनयूजुअल बात नहीं है, बीच में केसेस ऐसे आते हैं जब ये, लेकिन ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को वीक करने में तमाम वजूहात हैं. मूडीज ने फिर साथ साथ कल के दिन हमने देखा था हमारा जो आउटलुक था उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया था. फिर साथ साथ टेक्निकल की बात की जाए तो बहुत से सपोर्ट लेवल ऐसे थे जो मार्केट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ब्रेक करती हुई नजर आई थी. तो तमाम वजूहात जो है वो इसकी वजह से मार्केट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन कल के दिन से हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा जंप आया था. अगर ट्यूजडे और वेडनेसडे के वॉल्यूम्स देख लिए जाए तो 123 मिलियन शेयर्स ट्यूजडे को ट्रेड हुए थे, वेडनेसडे को 136 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, जबकि थर्सडे के दिन हमने 241 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो मार्केट में विटनेस की थी. तो वॉल्यूम्स जो है वो कल के दिन शूट अप करते हुए नजर आए थे, जिसका मतलब ये था कि मार्केट में अब पैनिक जो है वो फैल चुका है, या यूं कह लें कि लोगों ने ज्यादातर प्रेफर किया है कि अपनी पोजीशंस को जो है वो स्क्वायर अप करते हुए नजर आए. लेकिन आज एक बार फिर से वॉल्यूम्स जो है वो डल होते हुए नजर आए थे. तकरीबन 150 मिलियन शेयर्स के करीब ट्रेडिंग हुई थी. तो कल के दिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है. इस हफ्ते की पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी रही. मंडे के दिन तो मार्केट ऑब्वियसली क्लोज थी ईद उल फितर के हॉलीडेज की वजह से. इसके अलावा ट्यूजडे को मार्केट में सिर्फ 2 पॉइंट्स के गेन देखा गया था. 43,683 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुई थी तकरीबन 64 मिलियन शेयर्स के ट्रेडिंग के साथ. फिर वेडनेसडे को 680 पॉइंट्स का डिक्लाइन रहा. 43,003 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुई. 91.52 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग इसमें देखी गई. इसके अलावा थर्सडे को 644 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ मार्केट क्लोज हुई 42,359 के लेवल पर. 154 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हमने इसमें विटनेस किया. फ्राइडे के दिन 617 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ मार्केट क्लोज हुई 41,742 के लेवल पर. 148 पॉइंट्स के 148 मिलियन शेयर्स का इसमें ट्रेडिंग हुई. इसके अलावा अगर अपडेटेड फिगर्स देख लिया जाए तो सबसे कुछ देर पहले हम देख रहे हैं अभी जो मार्केट क्लोज हुई थी तो 41,576 के लेवल पर हमने फ्राइडे के दिन यानी आज की क्लोजिंग देखी थी. 783 पॉइंट्स का डिक्लाइन 100 इंडेक्स में विटनेस किया गया था. तकरीबन 800 पॉइंट्स आज के दिन भी मार्केट में से माइनस हो गए. कल के दिन तक 1300 पॉइंट्स का डिक्लाइन था. तो आज यानी इस हफ्ते में अब तक 4 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट 2100 पॉइंट्स का डिक्लाइन जो है वो शो कर चुकी है. और काफी दिनों के बाद मार्केट में या काफी हफ्तों के बाद इनफैक्ट मार्केट में इतना ज्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है. पिछले 3-4 हफ्तों की परफॉर्मेंस देखें तो हम देख रहे थे 540 पॉइंट्स का गेन देखा गया था. फिर नेक्स्ट वीक में 850 पॉइंट्स मार्केट प्लस थी. फिर उसके बाद 1035 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में देखा गया था. लेकिन लास्ट वीक मार्केट 270 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुई और इस हफ्ते मार्केट का डिक्लाइन बढ़कर 2100 पॉइंट्स की सूरत में हो गया. तो इन टाइम जो गवर्नमेंट आई थी उसके बाद से हमने देखा था मार्केट में 3000 पॉइंट्स की तेजी देखी गई. तो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1993 से अब तक जब भी इंटरिम गवर्नमेंट आई है तो ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट में 14% का गेन जो है विटनेस किया है. तो इस दफा सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट थी. जब इंटरिम गवर्नमेंट आई और सेटअप संभाला तो तकरीबन इस दौरान में 3000 पॉइंट्स का गेन मार्केट ने विटनेस किया. 40,000 के लेवल से लेकर मार्केट 43,000 के लेवल तक गई और फिर वहां से अब मार्केट अब स्लोली एंड ग्रेजुअली रिवर्स होना शुरू हुआ. इस हफ्ते में 2100 पॉइंट्स का डिक्लाइन मार्केट ने विटनेस किया. इस दफा इंटरिम गवर्नमेंट की सूरत हाल ज्यादा डिफरेंट थी. इतने सारे जो भी फैक्टर्स मैंने गिनाए, फॉरेन सेलिंग का रहा, फिर साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वीकनेस रही, ये तमाम फैक्टर्स ऐसे रहे जिसकी वजह से मार्केट में इस दफा जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आया. गोइंग अहेड मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा और तमाम बातों पर जो रीजन मैंने बताया, मजीद कोई ऐसे फैक्टर है जो कि मार्केट को बेहतर कर सके, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मोहसिन हादी साहब, CEO अल्फादी सिक्योरिटीज. सबसे पहले तो मार्केट की परफॉर्मेंस में कमेंट चाहूंगा. इस हफ्ते में तकरीबन 2100 पॉइंट्स का डिक्लाइन मार्केट ने विटनेस कर लिया. अनएडजस्टेड फिगर्स आज के अगर देखे जाए तो तकरीबन 783 पॉइंट्स का डिक्लाइन आज 100 इंडेक्स में देखा गया. एडजस्ट होने के बाद हो सकता है 100-150 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाए. बहरहाल 2000 पॉइंट्स के करीब मार्केट इस हफ्ते में माइनस हो चुकी है. लास्ट वीक 270 पॉइंट्स का डिक्लाइन था. क्या कहेंगे?
इंडेक्स कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं बहुत डल एक्टिविटी। आपके अभी चार्ट्स हम देख रहे थे तो आप सिर्फ देख रहे हैं कि 6 करोड़ का काम है, 8 करोड़ का काम है, और उसके अंदर 600 पॉइंट 700 पॉइंट ऑलमोस्ट इंट्राडे के अंदर हम देखें तो फ्लक्चुएशन विटनेस की आती है। ये क्लियर अनसर्टेनिटी की एग्जांपल में नजर आती है। आप अभी बात कोट कर रहे थे कि यूजुअली ये देखा गया कि इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर पॉजिटिव चेंज आता है, उसके फॉर्म में मार्केट वो उसको पॉजिटिव देती है कि आप एक गवर्नमेंट कही है, अब आप एक इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हुई अब नहीं उसके साथ, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं देखा जा रहा। लेकिन इस दफा की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी अगर आप साथ बताएंगे, मतलब एक और फैक्टर हम ऐड कर दें तो हम मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन में इतने क्राइसिस नहीं देखते हुए आए, और इंटरिम गवर्नमेंट के लिए वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। डॉलर आप देखें जब से गवर्नमेंट गई है उसके बाद से आप देखें उसकी अपसर्ज जो मूवमेंट रही है उसकी बेसिस के ऊपर आप इंपोर्ट बिल्स के अंदर चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ऑयल की इंटरनेशनली प्राइसेस मूवमेंट उसकी अपसर्ज होना, वो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा है, हम इसको मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स किसी भी फॉर्म में हम कैश करना भी चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो बहुत एफर्ट की जा रही है एमनेस्टी स्कीम के बेसिस के ऊपर। लेकिन हम सिर्फ मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते, मार्केट के साथ जो मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो कहीं भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं। ठीक है, गोइंग अहेड क्या लग रहा है मार्केट में, किस तरह इस तरह की क्या ये मजीद डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यू होगा? जो अपने हिस्टोरिक हाई से मार्केट तकरीबन 10,000 पॉइंट, बल्कि इनफैक्ट अब तक अगर देखा जाए तो 12,000 पॉइंट नीचे आ चुकी है 53,127 के लेवल से, जो कि लास्ट ईयर मई के महीने में हमने देखा था। अब मजीद किस हद तक मार्केट में डिक्लाइन हम देख सकते हैं बिफोर इलेक्शन? देखिए बस हम दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर करें। हमने देखा है 40,000 से लोअर भी मार्केट गई है रिसेंट इसके अंदर। लास्ट 6 मंथ की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो और डिक्लाइन हुआ है, फिर ऊपर आई है मार्केट 45,000 से ऊपर ट्रेड हुआ है, फिर दोबारा ये प्रेशर आया है, अब दोबारा हम विटनेस कर रहे हैं। तो अगर हम इस अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात करते हैं, बिकॉज आप हाईएस्ट एंड लोवेस्ट की प्राइसेस देखेंगे अक्रॉस द ईयर मुख्तलिफ सेक्टर्स को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें बहुत वेरिएशन आपको नजर आती है। इतनी फ्लक्चुएशन हमारी मार्केट अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि हमारा इन्वेस्टर बेस स्मॉल है। हम रिटेल बेस के ऊपर जो टारगेट करते हैं वो रिटेल बेस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन के अगर फोकस करते हैं तो हमारी लेवरेज प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, हमारे डेरिवेटिव काउंटर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, और उन सारे रिस्क मैकेनिज्म के बेसिस के ऊपर जो इफेक्टिविटी होती है वो मार्केट में वॉल्यूम के श्रिंक होने की सूरत में हमें नजर आती है। तो इलेक्शन आगे हैं और अभी लोगों के जहन में अभी भी और कंसर्न्स हैं, फेयर्स तो अभी भी मौजूद हैं कि क्या होगा, स्मूथली क्या ट्रांजेक्शन पॉलिटिकल सेटअप में चेंज आया तो पॉलिसीज में बहुत चेंज पॉलिसीज में बहुत चेंजेस आती हुई नजर आती हैं। जिस वर्ड्स पे पाकिस्तान इस पर स्टैंड कर रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन को हम देखें, FATF की मीटिंग आगे प्रोसीड होने जा रही है 29 को उसमें है, तो ये सारे कंसर्न्स पे हम मूडीज की आपने बात की कि रेटिंग्स आपकी डाउनग्रेड हो रही हैं, ये ओवरऑल फॉरेनर्स के लिए भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो फॉरेनर्स प्रेफर करेंगे क्या यहाँ पे आता है फॉरेन सेलिंग भी बढ़ी है मूडीज के स्टेटमेंट में? यस, फॉरेन सेलिंग डेफिनेटली, क्योंकि MSCI इंडेक्स के अंदर अब आप मौजूद है, MSCI इंडेक्स के अंदर ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है कि हम कहाँ पे स्टैंड करें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के मद्देनजर। बिल्कुल। अच्छा, क्या आप इस तरह की जो मार्केट होती है तो क्या स्ट्रेटेजी रिकमेंड करते हैं, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रेटेजी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि इंडस्ट्रीज हमारी कुछ बैठ गई होंगी या हम ये देख रहे हैं कि वो खुदा न खास्ता को ऐसे कोलैप्स होने वाली सिचुएशन हो गई है। ये एक फियर की सिचुएशन है जिसमें अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। तो उसमें आई वुड सजेस्ट टू इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंटली फंडामेंटल्स को देखें। पाकिस्तान में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड में कोल का प्रोड्यूस होना बहुत पॉजिटिव बात है, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीजें आई हैं। अब एमनेस्टी स्कीम्स के अंदर आप सब मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, ये बातें भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान काफी हद तक इसके थ्रू कहीं ना कहीं डेवलप कराने में कामयाब हो सकेगा। हम कुछ एफर्ट करके हम डॉलर को शायद हमारे इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही जब डिक्लेरेशन हो जाएंगी तो हम उसमें कंपनसेट करने में कामयाब हो सकें। तो उन सारे पॉजिटिव फंडामेंटल्स को अगर हम देखें और फिर हमारी इंडस्ट्रीज को हम देखें तो लोकल प्रोडक्शन की एनहांसमेंट, लोकल सेल्स का ग्रो होना, पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स हैं जिसमें लोकल सेल्स और नई चीजें, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी साइड पे हम देखें तो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान में ग्रोथ हुई है। इस तरीके से एजुकेशन साइड में आप देखें तो आपको ग्रोथ होती नजर आती है। सर्विसेज सेक्टर स्पेशली पाकिस्तान का इम्प्रूव हुआ है। हम सर्विसेज सेक्टर के बेसिस के ऊपर लिस्टेड कंपनियां बहुत कम देखते हैं, इसलिए इसका इंडेक्स में इम्पैक्ट बहुत कम नजर आता है। लेकिन हम पाकिस्तान की सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन, हमेशा हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, यूथ है, तो यूथ जाकर सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा लेंगे,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी कम हुई, आपकी सर्विसेज सेक्टर ज्यादा ग्रो हुई है, और सर्विसेज सेक्टर का इम्पैक्ट लिस्टेड की फॉर्म में आएगा. हमें आगे जाते हुए एसएमई सेक्टर की लिस्टिंग की जब बात हो रही थी तो यही बात की जा रही थी कि एसएमई सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि सर्विसेज सेक्टर फ्लरिश हो रहा है, उनके लिए फैसिलिटेशन करें कि वो किस तरीके से लिस्टिंग की तरफ आ सकते हैं. जिसको ग्रोथ नजर आ रहा है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए. हम इंडस्ट्रीज की हमेशा बात करते हुए आए हैं, टेक्सटाइल है, लेदर है, हम ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करते हैं. फेयर एनफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडस्ट्रीज की बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहती है इकोनॉमी में. लेकिन अगर आप ये देखें कि एक सॉफ्टवेयर हाउस की भी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है तो आपको वहाँ पे भी कुछ न कुछ डेवलपमेंट होती हुई नजर आएंगी. अगर आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी काफी इंप्रूव हुई है, आपको वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट्स नजर आएंगे. आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर यूनिवर्सिटीज में कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू भी काफी इनहांस हुआ है. यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन एक भी स्कूल लिस्ट नहीं होता. क्यों नहीं होता? स्कूल के नंबर्स देखें, उनकी ब्रांचेस देखें, उनकी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ देखें, स्कूल की लिस्टिंग नहीं करवा सकते. इंटरनेशनली तो होते हैं. तो इस तरह की सेक्टर्स आप देखें तो आपको बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर आती है. मेरे नजर में हम पॉजिटिव बात जब करते हैं तो मुझे बहुत पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर इसमें नजर आता है. और इन सारी चीजों को देखें तो उनके जो छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज है ना, फॉर एग्जाम्पल स्कूल जितनी इनहांस होंगी, आपको पेपर इंडस्ट्री में ग्रोथ नजर आएगी. डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर जितना ग्रो करेगा आपको नजर आएगा. आप देखें ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल की कंपनी लिस्टेड भी होने जाएंगी. आप फूड सेक्टर में ग्रोथ देखते हैं ऑटोमेटिकली. मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट, लेकिन हमने फूड सेक्टर में डेयरी प्रोडक्ट्स अवेयरनेस कितनी आ गई डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर. हम जूसेस के अंदर, पैक फूड्स के अंदर देखते हैं. हम पेपर की जब बात करते हैं, पेपर के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारी चीजें फैसिलिटेट हुई नजर आती हैं. मेरे ख्याल से आपको मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्टैंड रखते हुए अच्छे फंडामेंटल्स को टारगेट करते हुए इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. लेकिन आप नहीं समझते, मतलब मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, ठीक है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जाएंगे तो क्योंकि देखिए मार्केट के इस वक्त अंडर वैल्यूड कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त अंडर वैल्यूड है, बहुत डिस्काउंट पे मार्केट मिल रही है, और डेफिनेटली फंडामेंटल परस्पेक्टिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म. और ऑब्वियसली कोई भी सूरत हाल हमेशा नहीं रहती, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म. लेकिन अगर थोड़ा सा और वेट कर ले जाए, ये मेरा सवाल है आपसे, आप बेहतर समझते हैं, अगर थोड़ा सा और वेट कर ले जाए तो 2-3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे नहीं मिल जाएगी, या ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली शेयर प्राइसेस नीचे नहीं मिल जाएंगी? देखें, ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करते हैं. कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो जिसमें अभी भी डाउनवर्ड मूवमेंट नजर आती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी ऐसे बहुत बॉटम अप हो चुके हैं. तो आपको टारगेट करना चाहिए. जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप एक साथ कभी भी स्टेप नहीं लेंगे, आप इसको सेग्रीगेट करेंगे. आई एम सेइंग कि आप 20% का मार्किंग बनाते हुए 5 डिफरेंट पॉइंट्स तय कर लें. इन 5 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर आई वुड इन्वेस्ट 100 रुपीज, तो मैं 20 रुपीज अभी करूंगा, 20 रुपीज इस सेक्टर में अब करूंगा. तो पोर्टफोलियो उसी तरीके से बनेगा, आपकी एवरेज अच्छी होगी. क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज को ऐसे ट्रिगर आ जाते हैं जिसमें आप मिस कर जाते हैं उस बॉटम प्राइसेस को. तो ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, तो सेक्टर वाइज होता है. कोई जैसे अगर डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो हर सेक्टर के लिए फीजिबल नहीं होगा. बिल्कुल, किसी के लिए नुकसानदेह होगा, किसी के लिए पॉजिटिव होगा. लेकिन छोटे सेक्टर्स के साथ भी इसमें देखें ना, आप जब देखते हैं कि गाड़ियों की मूवमेंट आ रही है तो गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स भी तो बढ़ेंगे. आपके अंदर टायर की सेक्टर्स बढ़ेंगे, आपके अंदर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बढ़ेंगे, तो वो सारे इम्पैक्ट भी तो आपको किसी न किसी फॉर्म में नजर आएंगे. तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं. ठीक है, अच्छा आपके ख्याल से कौन कौन से सेक्टर, यानी स्प्लिट तो नहीं है कि सेक्टर्स बता दीजिएगा कौन कौन से बॉटम आउट हो चुके हैं, या आपको लगता है जिसका भी पोटेंशियल है कि मजीद नीचे जा सकता है? मुझे सीमेंट अट्रैक्टिव लगता है. सीमेंट इन प्राइस सेलिंग भी बहुत आ चुकी है, उसमें फॉरेन सेलिंग काफी आ चुकी है, आपको इसमें नजर आता है. बैंक्स में भी बहुत सेलिंग आई है. बैंक्स में आप देख रहे हैं उन इंटरेस्ट रेट के ऊपर सेलिंग आई है. अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, इंटरेस्ट रेट और मजीद बढ़ते हुए नजर आते हैं. हमारी ओवरऑल लिक्विड इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो बैंक्स की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होने के काफी हद तक चांसेस हैं. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अपसर्ज होती है तो ऑटोमेटिकली बैंकों की बोरोइंग और लैंडिंग की कैपेबिलिटी सारी बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है. अगले एक आध साल में तो डेफिनेटली डिस्काउंट रेट और मजीद डेफिनेटली नजर आते हैं. पीआईबी के बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी भी नजर आती है. तो हम उन सारे फंड, अब आप बड़ी बड़ी बैंक्स के प्राइसेस की फ्लक्चुएशन देखें तो आपको नजर आएगा कि इसमें अभी यहाँ पे गैप आ चुका है. वी कैन इन्वेस्ट इन दिस. इसी तरीके से सर्कुलर डेट के बेसिस के ऊपर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी प्रेशर डेवलप हुआ हुआ नजर आया है. पिछले वीक के अंदर स्पेशली हम देखते हुए आए हैं. पावर सेक्टर के अंदर भी नजर आया है. इनकी डिविडेंड यील्ड्स भी काफी कम हुई है, ओएनजीसी भी काफी बेचे हैं. तो हम अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो यस, हमें गैप्स नजर आते हैं.
بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ڈسکاؤنٹ ریٹ کی کل کے اوپی سے بات کرتا ہوں, پھر انفلیشن اور ڈسکاؤنٹ ریٹ پر جائیں گے. اوپی تقریباً 104 سے 125 تک آ چکا ہے, 19% کے قریب یہ بنتا ہے. سب سے پہلے موڈیز کی جو پریڈکشن تھی وہ تو پوری ہو گیا, مزید کہیں اوپی کے گراوٹ کا چانس نظر آتا ہے, یہ تھوڑا بہت 2-3 روپے کا مارجن اور ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو ہمارے فرم میں یہ کہ ہم یہ بھی سینٹیمنٹ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ پھر انویسٹرز موو ہو جاتے ہیں اور انویسٹرز ایکومولیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ چلے ہم ڈالر لے لیتے ہیں, اس میں اپسرج ہونے کی گنجائش ہے. اب وہ جو ڈالر کی ایکومولیشن اسٹارٹ ہوتی ہے, ڈالر فنڈامنٹلی اتنا اسٹرانگ نہ بھی ہو تو ہمارے لوکل انویسٹرز اس کو تھوڑا بہت اور پش کر دیتے ہیں کہ چلے 2-3 روپے تو ایسے ہی بڑھ جائے گا جب انویسٹرز کے اس میں دیں گے. تو یہ مارکیٹ ڈاؤن چل رہے تو ان سارے فنڈامنٹلس کے ساتھ اس میں ہماری تھوڑی سی لوکل انڈسٹری یہ جو 125 تک گئی, آپ کو لگ رہا ہے فنڈامنٹل اسٹرانگ نہیں ہوا اتنا, تھوڑا بہت وہ بھی بہت ہے کیونکہ ہولڈنگ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. بہرحال ہماری پاپولیشن کے پاس انویسٹمنٹ ہے. اب آپ اس کو دیکھیں گے, آپ میجورٹی کیسز کے اندر دیکھیں جب ڈالر لیتے ہیں تو ڈالر اکاؤنٹ کھلوا کے ڈالر لینے والی ٹینڈنسی کم ہے, لے کے لاکرز میں رکھنے والی ٹینڈنسی زیادہ ہے. تو وہ بھی ایک امپیکٹ ہمارے بازار تھا کہ آپ رپورٹنگ نہیں کر رہے, آپ بہت سارے امپیکٹ بارہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری ٹینڈنسیز کو جب ہم دیکھیں نا تو آئی تھنک یہ 25 سے تھوڑا سا اور اپسیٹ کر جائے گا. فنڈامنٹلی 125 پہ ریٹ آف ایئر رک جانا ہے. لیکن یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے ظاہر ڈالر کے, مطلب اگر یہ کنیکٹ نیچرلی ہو گا تو ایک الگ چیز ہے. اب یہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ سے اگر ڈالر اسٹرانگ ہوگا, اوپی ہوگا, پھر ہمارا بہت ساری چیزیں اس سے ہماری پوری اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے کسی طریقے سے. اویئرنیس, ریگولیشن کے ساتھ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمارے انسٹیٹیوشن انویسٹر ہوں, لوکل انویسٹرز ہوں, ریٹیلرس کو بھی ہمیں ہر اسٹیپ پہ اویئرنیس دینی بہت ضروری ہے, چاہے وہ ایکویٹی مارکیٹ بھی ہو. آپ دیکھیں ہماری مارکیٹ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ میکرو نہیں سمجھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس سینس میں اویئرنیس نہیں کہ بھیا پاکستان کے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اپنے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں. کہاں کیونکہ جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں آپ پروفٹ میں ہیں, دوسرے ہم نقصان کر رہے ہیں آپ اپنی خود. لیکن پاکستان ایک امپورٹنگ نیشن ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کا اگر کوئی را مٹیریل بھی آ رہا ہے جس سے آپ فائنل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, سمپل ایگزامپل آئل ہی لے رہے ہیں, آپ چلیں آپ اس میں کر رہے ہیں, آپ ہر گاڑی میں فیول ڈلتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ اتنا اس کو کاسٹلی کر جائیں گے کہ آپ کو وہ گورنمنٹ ٹرانسفر کرے گی. بالکل صحیح کہا, تو یہاں سے جو کمایا آپ نے انڈیویجلی, وہ آپ انڈیویجلی وہاں پہ لاس کریں گے. پیٹرول, انفلیشن, یہ ساری چیزیں بڑھنا چاہیے, کنٹریبیوٹ ہوگا. وہ سائیکلیکل افیکٹ ہے. سائیکلیکل افیکٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑا سا پڑھانا پڑے گا شاید پبلک کو کہ دیکھیں اس طریقے سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا اویئرنیس سمجھائیں, لائٹیں بند کریں, الیکٹریسٹی کا کم یوز کریں. تو یہ بھی ایک نہیں کہ بھائی اس طرح کی ہورڈنگ نہ کریں. آپ کو آٹومیٹکلی بینگ این امپورٹنگ نیشن پبلک پہ یہ ٹرانسفر ہوگا اور یہ لوڈ آپ کے اوپر بھی آئے گا. تو آپ ایک سب سے پہلے کلیئر ایگزامپل ہے, بالکل اسٹریٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ آئل کی صورت میں آئل پرائسز گورنمنٹ پریشر بڑھائی دے گی. جب آپ خود کہیں گے کہ ڈالر, آپ کچھ بھی نہیں کریں, آپ کا آئل اسٹیبل رہتا ہے, لیکن آپ ہولڈنگ کر رہے ہیں, ڈالر بڑھا رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی امپورٹ بل بڑھ جائے گا. آئل کنٹرول ہوگا لیکن امپورٹ بل بڑھ جائے گا, امپورٹ بل بڑھے گا, گورنمنٹ کے لیے مہنگا پڑے گا, گورنمنٹ آپ کے اوپر کچھ واپس پاس آن کرے گی. تو یہ تو سائیکلیکل افیکٹ ہے. تو اچھا اب کیا لگ رہا ہے گوئنگ ایٹ. اچھا آئل پرائسز کا بھی بتا دیجیے تھوڑا سا بفور وی ٹاک اباؤٹ انفلیشن. آئل پرائسز کا ٹرینڈ کچھ لگ رہا ہے کہ اب شاید نیچے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. ہاں, بڑھنا تو رک گیا ہے, نظر آ رہا ہے کہ اس کے بڑھنے کی کوئی اس میں نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایکسپیکٹنگ تھوڑا سا ڈکلائن ہوگا. تھوڑا سا انٹرنیشنل ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ کیا اس میں رہتا ہے, امریکہ تھوڑا سا, تو وہ تھوڑی انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی جو اکانومیز ہیں وہ آپس میں کچھ نہ کچھ کولائڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایشیا اور امریکہ, یورپ, یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس نظر آتا ہے. اس سے بھی انڈر ڈیولپ نیشنز لائک پاکستان سفر کرتی ہیں, اور وہ بھی اگر اپنی سچویشن کو اسٹیبل رکھتے ہیں نا تو پاکستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے, وہ بھی بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بتایا کہ انفلیشن اور ڈسکاؤنٹ ریٹ آگے جا کے گوئنگ ایٹ کیا لگ رہا ہے. اگر اگلے سال کی, مطلب اس سال کی, چلے اگلے 6 مہینے کی دسمبر تک بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, اگر ہم آئی ایم ایف کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. چانسز لگ رہے ہیں آئی ایم ایف تک آپشن ہے. ایمنیسٹی اسکیم کا وہ 30 جون تک کچھ, بٹ ایمنیسٹی اسکیم کے ساتھ آپ کتنا کور کریں گے؟ آپ کے پاس ڈیفیسٹ کافی بڑا ہے. اگر آپ آئی ڈونٹ نو ایکسٹینشن کی
लाहौर चैम्बर में और दूसरे चैम्बर्स के थ्रू रिक्वेस्ट तो फॉरवर्ड की गई है, बट अगर एक्सटेंशन होती भी है तो बहुत ज्यादा कोई नहीं हो लेकिन पाएगा। अगर एक्सटेंशन करनी भी है तो उसको अभी डिस्क्लोज मेरे ख्याल से नहीं किया जाएगा, वरना फिर वो ऑब्वियसली 30 जून तक देख लिया जाए कितना तो मेरे ख्याल से बता देगा, तो फिर वो लोग जो करने वाला होगा ना 30 जून तक वो भी कहेगा। लेकिन आपके पास नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज है, उन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास इन 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर क्लियर पिक्चर आ जाएगी स्टेट बैंक के पास क्या नंबर्स कलेक्ट हुए हैं और क्या किस फॉर्म में डिसीजन उस बेस पे लिया जाएगा। लेकिन अब 100% एमनेस्टी के ऊपर डिपेंड करके सारी चीजें एडजस्ट कर जाएंगे, ये नंबर्स रियलिस्टिक बात नहीं होगी। रियलिस्टिक बात तो एक आपका बहरहाल सर्कुलर डेट बहुत ह्यूज है, आपको उसको मीट करना है। आप IMF पे जाने की स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट होती हुई नजर आती है। हम प्रूफ एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप देखें हमने एमनेस्टी स्कीम के थ्रू कितना लोकली कलेक्ट किया है, तो मे भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। हादी साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO अल्फा हादी सिक्योरिटीज। और मोहसिन साहब से हमने बात की ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स के हवाले से और गोइंग हेड मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, इन तमाम चीजों पर बात की। कमोडिटीज और फॉरेक्स करेंसी की सूरत हाल भी यहाँ पर देख लेंगे। कमोडिटीज में अभी जिस तरह बात करें तो ऑयल प्राइसेस में इतना ज्यादा गिरावट, बहुत ज्यादा अब इजाफा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तब यहाँ से ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा रिवर्सल लेती हुई नजर आ सकते हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 57,840 रुपीज के लेवल पर रही। 10 ग्राम प्राइस 49,641 रुपीज के लेवल पर, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1,271.10 डॉलर पर आउंस, WTI $65.54 पर बैरल, ब्रेंट क्रूड ऑयल $73.05 पर बैरल के अराउंड हमने देखा। फॉरेक्स करेंसी जो सबसे पहले US डॉलर बाइंग 123.50, सेलिंग 124.05 रुपीज। यूरो पाउंड स्टर्लिंग बाइंग 162 रुपीज, सेलिंग 163.75 रुपीज। यूरो बाइंग 141.90 रुपीज, सेलिंग 143.10 रुपीज। सऊदी रियाल बाइंग 32.40 रुपीज, सेलिंग 32.40 रुपीज। यूएई दिरहम बाइंग 33.30 रुपीज, सेलिंग 33.55 रुपीज। जबकि जेन बाइंग 1.09 रुपीज, सेलिंग 1.12 रुपीज। चाइनीज युआन में बाइंग 18.60 रुपीज, सेलिंग 18.75 रुपीज। और लास्ट में हम बात करेंगे कोई दिनार की, जिसमें बाइंग है 394.10 रुपीज, सेलिंग 396.60 रुपीज। ये कमोडिटीज और फॉरेक्स करेंसी की सूरत हाल। जहाँ तक मार्केट की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो इस हफ्ते मार्केट ने 2000 पॉइंट से ज्यादा का डिक्लाइन जो है विटनेस किया। 41,000 के लेवल के अराउंड मार्केट हमें क्लोज होती हुई नजर आई। गोल्ड हेड मार्केट का ट्रेंड जो है फिलहाल नेगेटिव ही नजर आ रहा है, वोलेटिलिटी के साथ और दो वॉल्यूम्स के साथ। इसके साथ हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फॉर फीडबैक यू कैन ईमेल अस एट bullsandbears@ptv.com.pk। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट वीक। सैयद मोहम्मद सालिश और बुल्स एंड बेयर्स की टीम को इजाजत दीजिए।